बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बात की बात कहां तक जाती है कि बात कहां तक पहुंच जाती है। बात करेंगे उस एलिवेटेड रोड की जो बड़ी उम्मीदों के साथ में बनाया गया था। ये पुल था जो अजमेर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया जा रहा था, लेकिन बारिश हुई और बारिश ने उसकी मिट्टी, उसका सीमेंट, उसका कंक्रीट, उसका डामर निकाल कर रख दिया और जिस तरीके की वो चुगली करने लगा, यातायात रोकना पड़ा और उसके बाद में उसकी लीपा पोती की गई। बाद में फिर इसका राजनीतिक सियासतीकरण हुआ और सियासतीकरण को किस तरीके से कहां किस किस मोड़ पर चलता गया, ये जानकारी मैं साझा करूंगा आपके साथ। और बात करना चाहूँगा प्रेम आनंदकर साहब से, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अजमेर के, और बात की बात उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आप हमेशा किसी न किसी बात पर अपनी बात रखते हैं। आज बात रखने के लिए उनके पास मुद्दा है हमारा एलिवेटेड रोड और उसकी दरारें। अब ये दरारें कहाँ किस तरीके से आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत। और मैं जानना चाहूँगा कि आप इस विषय को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं। देखिए सुरेंद्र जी, बहुत ज्वलनशील मुद्दा है अजमेर का एलिवेटेड रोड। ये समझ लो एक तरह से हमारे शहर की लाइफलाइन समझ के इसको बनाया गया है जी। अब लाइफलाइन से ज्यादा तो ये लिए शहर के वासियों के लिए दुखदाई हो गई, डेथ लाइन हो गई। डेथ लाइन हो गई। नीचे ट्रैफिक का वही हाल है, ऊपर का जो जैसा भी आपने देखा कि एक बड़ा सा खड्डा उसके अंदर हो गया। हाँ, बिल्कुल हो गया। अब 250 करोड़ के ब्रिज को एक तरह से मैं अगर यूं कहूं कि इसको घटिया सामग्री का ढांचा बनाकर रख दिया, घटिया निर्माण सामग्री का ढांचा बनाकर रख दिया, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरी बात से। अब आप इसकी म्याद ज़्यादा नहीं, जैसे आपने आज आपके ब्लॉग में भी लिखा है, इसकी म्याद ज़्यादा नहीं है और बहुत जल्दी इसका बहुत बुरा हर्ष होने वाला है, ऐसी हम सोचते हैं। अगर ये लंबे समय तक चले तो हमारी शुभकामना है। बाकी जिस तरह से बना है, इसकी नींवें हैं, इसके पिलर जिस तरह से हिलते हैं, आज जब ट्रैफिक चलता है तो जिस तरह से पिलर हिलते हैं, कंपन होता है, उस तरह को देखते हुए लगता है कि इसमें निहायत ही घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। प्रेम जी, आप अपनी बात, बहुत सीरियस बात है आपकी। और मैं इसको आगे कंटिन्यू करवाऊंगा आपसे। एक सेकंड में आपको मैं मजेदार बात बता देता हूँ कि अब स्थिति ये हो गई है कि पहले लोग बाग नीचे से जाने से डरते थे कि यार ऊपर गिर नहीं जाए। अब ऊपर चढ़ने वाले भी डरने लग गए कि हम नीचे नहीं चले जाए। अब बहुत दोनों स्थितियां हैं कि दोनों, ऊपर से भी आदमी को डर है, नीचे की भी डर है। और अब आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नीचे से भी नहीं निकलना चाहते, ऊपर से भी निकलना चाहते, वो कहीं ना कहीं और दूसरे लंबे रास्तों से निकल रहे हैं। बिल्कुल सही। आप बताइए। अब नगर निगम ने साहब उस जो खड्डा हुआ था बड़ा, उसको सीमेंटेड करके भरवा तो दिया। अब क्या गारंटी है कि वो खड्डा वापस नहीं होगा, या क्या गारंटी है कि पूरे एलिवेटेड रोड में और कोई जगह इतना बड़ा खड्डा नहीं होगा। बिल्कुल। या कब एलिवेटेड रोड में दरार चले और भरभरा कर नीचे गिर जाए तो बड़ी जनहानि हो सकती है। लेकिन साहब जो बन रहा था तब उस समय, चाहे सत्ता किसी की भी थी, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी थे, चाहे मैं बीजेपी कांग्रेस की इसमें ज्यादा पक्ष में जाना नहीं चाहता, लेकिन लोग जा रहे हैं तो उस समय इनको देखना चाहिए था। बिल्कुल। आज आप ये देखिए कि हमारे अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई। जब ये मामला उजागर हुआ, गड्ढे होने की बात तुरंत उनको पता चली, तो उन्होंने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई, तुरंत अजमेर के कलेक्टर साहब से बात करके और उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिया। मतलब उनकी संवेदनशीलता का आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कह दिया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और किसी भी दोषी को नहीं बख्शना चाहिए। अब आप ये देखिए कि उन्होंने इतना सगेल। अब देवनानी जी, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से देवनानी जी हरकत में आए हैं, कार्रवाई करने के आदेश दिए, मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले में भ्रष्टाचारी नपेंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे इस एलिवेटेड रोड का जब निर्माण कार्य चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग करने वाले हो। अब मेरा इसमें मामला है कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दी। कल खराजी भी, स्वयं शासन मंत्री, नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खराजी भी अजमेर आए थे, उन्होंने अपने स्तर पर जांच के आदेश दिए। खैर ठीक है कि वो उन्होंने मंत्री के नाते दिया, उनकी जांच चलती रहेगी। अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने दिया, वो 2 तरफा 3 तरफा जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जांच होनी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि साहब जब निर्माण कार्य चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग करने का जिम्मा जिन अफसरों के पास था, उनको भी नापना चाहिए। मेरा ये मानना है।
तो ये अब आप ये कहते हैं कि साहब जांच करेंगे इसमें किसी की गलती थी कितना। मैं कहता हूँ, आप एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो। पुलिस क्या करती है, अगर चोर गायब हो जाता है या कोई आरोपी गायब हो जाता है तो उसके घर माँ बाप से पूछते बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है, जो भी है। तो आप उस ठेकेदार फर्म को पकड़ो, उससे पूछो कि तुमसे किसने कितना कितना कमीशन खाया था। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ सुरेंद्र भाई साहब, ठेकेदार मान लो 100 रुपये का कोई काम हो रहा है, उसमें 20% इनका कमीशन निकल जाता है, 80% बचा, 80% में से 30% लेबर का निकल गया, बाकी बचा 50% में उसमें ठेकेदार का मुनाफा भी है और सामग्री भी है। अब आप ये 20% का कमीशन या अधिकारी खा जाएंगे तो आपके काम की गुणवत्ता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, गुणवत्ता की तो उम्मीद की बात अलग है प्रेम जी। सबसे बड़ी बात है कि जांच जिन लोगों को सौंपी गई है उन लोगों में से, जैसे देवनानी जी ने जो जिन कलेक्टर साहब को कहा, कलेक्टर साहब ने जिन लोगों को जांच दी है वो एलिवेटेड रोड या पुल या ब्रिज इसके निर्माण के बारे में जानते नहीं है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं, कोई पानी की टंकी थोड़ी है ये, या तोप दड़ा का ओवर पास थोड़ी है जिसको आप बना लेंगे। इतने बड़े पुल की डिजाइन, इतने बड़े पुल के अंदर क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से पिलर बनने चाहिए, उनको कोई नॉलेज नहीं है, लिहाजा उनको जांच देना तो बिल्कुल बेकार था। अब दूसरी जांच दी गई है जो खर्रा साहब से, अब उसमें देशन लाल जी को कह दिया। अब देशन लाल जी के पूर्व जो सुशील जी थे और जो दूसरे लोग बाग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, है ना, वो उनकी कलई खोलेंगे क्या? वो उनकी ढकेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी, आपने भी अपने ब्लॉग में ये सवाल उठाया है कि क्या ये तकनीकी जानकार हैं, क्या ये जो अपने पूर्ववर्ती अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये अपनी रिपोर्ट देंगे। और मैंने भी अपने ब्लॉग में लिखा है कि क्या आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने आया कि किसी व्यक्ति ने अपनी माँ को डायन बताया हो? तो जाहिर है कि ये लोग अपने पूर्व अधिकारियों को कैसे दोषी बता देंगे? नहीं बताएंगे। तो इनसे तो जांच की उम्मीद ही बेकार है। लेकिन जाबर सिंह खर्रा जी ने एक अच्छी बात कही है कि यदि मैं जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ, यदि हम सरकार जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो हम थर्ड पार्टी से भी जांच करा सकते हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी से पहले क्यों नहीं करा लेते? तो आप पहले ही थर्ड पार्टी से जांच करा ताकि वो बिल्कुल अभी जख्म नए हैं। या तकनीकी ऐसे विशेषज्ञ को लाइए जो पूर्व रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, या राजस्थान से बाहर की कोई ऐसी एजेंसी बुलाइए, किसी ऐसी राजस्थान की किसी एजेंसी। भाई उच्च स्तरीय तो प्रेम आनंदकर जी वही होती है जो उच्च स्तरीय का मतलब आप ब्रिज कॉर्पोरेशन का है, जो ब्रिज बनाती है कंपनियां जो बना रहे हैं सरकारी, उनको लाइए ना। अब इन्होंने कहा है कि आरएसआरडीसी से भी जांच कराएंगे, तो आप पहले आरएसआरडीसी से जांच करा ली। ये पुल तो आरएसआरडीसी ने बनाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने यहाँ लोकली इन्होंने टेंडर देकर उस फर्म से बनवाया, तो आप आरएसआरडीसी से इसकी जांच करा लीजिए। बिल्कुल करा लीजिए। वही पुल अभी आपका मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा था कि आपका जो सीआरपीएफ वाला ब्रिज है उसकी कहीं एक ईंट भी नहीं हिली। बिल्कुल। अब वो तो इससे पहले का बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। जब उसकी ईंट नहीं हिली तो हमारे इसकी ईंट कैसे हिल गई? हाँ, इसलिए कि उसमें भ्रष्टाचार, वो स्मार्ट सिटी के तहत उसमें जो पैसा आया था वो बिल्कुल लिमिटेड पैसा था, इसमें अनलिमिटेड पैसा था, अनलिमिटेड पैसा था, खाने की गुंजाइश ज्यादा थी और खूब खाया उन्होंने। आरएसआरडीसी बिल्कुल गुणवत्ता के साथ काम करती है। जितने भी उनके पुल बन रहे हैं आज, जितने नेशनल हाईवे में राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण बना रहा, राजस्थान रोड डेवलपमेंट आरएसडीसी बनाता, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन यही कारण है कि जो आपने सीआरपीएफ ब्रिज का उदाहरण दिया था उसके आज कुछ भी नहीं बिगड़ा साहब, स्मूथली उस पर चल रहा है। तो वो ये ऐसा क्या कारण है कि हमारा एलिवेटेड रोड है, जो ब्रिज है राम सेतु। और सबसे बड़ी बात है कि इसको शुरू से, मतलब मैं 3 साल पहले जो ब्लॉग लिख रहा हूँ उसके अंदर मैंने इसकी खामियां लिख दी सारी कि ये टूटेगा। जो 3 साल पहले, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैंने भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी टूट रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं 3 साल पहले जब ये बन रहा था, जब वेल्डिंग हो रही थी तब गलत हो रही थी, तब मैं कह रहा था। तो तभी अगर ये लोग ध्यान देते तो ऐसा होता नहीं। उन्होंने तब भी ध्यान नहीं दिया और अब ये लिपअप होती है, ये जांच बनाम लिपअप होती है साहब। देखो मैं इसमें ये स्पष्ट करूँगा, जो हमारे बीजेपी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं ना, वो भी इस मामले को मतलब आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति में लाके, राजनीति पे इसको लम्बा चढ़ा के और अपने दामन बचा रहे हैं और इस मामले से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि जब खर्रा जी ने कहा कि कांग्रेस राज के अंदर ये बना, तो धर्मेंद्र जी का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि साहब जांच करा लीजिए। मैं तो उल्टा सवाल करता हूँ, आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपको पता था गलत काम हो रहा, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? ठीक है। अब इधर अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता बदेलनी जी का कि मैंने उस समय ये विरोध किया था, ये नशा की तरफ भुजा नहीं उतरनी चाहिए थी, आगरा गेट पे अंडरपास बनना चाहिए। तो भाई आप उस समय जनप्रतिनिधि थे, कुछ करते? आपको काला नापने, अधिकारियों को काला नापने से किसने रोका था? और आप विपक्ष में थे, आपके तो बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा। आप आंदोलन कर सकती थी, आप सड़क पर बैठ सकती थी, आप जनता को साथ धरने पर बैठ सकती थी, आप प्रदर्शन कर सकती थी। धर्मेंद्र जी सत्ता और आप विधानसभा में थी, वो वहां कुछ सवाल उठा। धर्मेंद्र जी तो
रायसन पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष थे, उनकी तो अजमेर में तूती बोल रही थी अजमेर प्रशासन पे। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं उन्होंने अधिकारी की कॉलर नापी? उस समय इनको करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आज ये कह रहे हैं ये मौखिक क्रांति है साहब, या तो उनकी भी और इसकी भी, मतलब चाहे अनीता बघेल हो चाहे ये मौखिक क्रांतियां कर रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन इसमें ये दर्द हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी का पहले भी था और आज भी है। इसीलिए उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया है साहब, तुरंत संज्ञान लेके और इस मामले को 1 मिनट भी देर नहीं लगाई है उन्होंने, और इस मामले कलेक्टर को निर्देश दे दी। और निश्चित रूप से जब उनके ने जो निर्देश दिया और जो उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट मिलेगी, मुझे लगता है कि फिर वो रिपोर्ट बिल्कुल फेयर जाएगी और फिर वो जो भी दोषी होगा, चाहे वो ठेकेदार फर्म है चाहे वो अधिकारी है, उनसे जवाब तलब करेंगे और उनको जो भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो करेंगे। लेकिन अब इसमें बीजेपी का कांग्रेस का क्या चक्कर है? लेकिन अब एक चीज़ बताऊं, खर्रा जी ने जांच दी है देसलदान जी को। अब देसलदान जी के बारे में आप और हम इससे पूरा शहर अच्छी तरह जानता है। शहर के नालों की सफाई हुई नहीं, 3 दिन पहले जो मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा शहर पानी में लबालब हो गया था। तो देसलदान जी पे तो खुद पे कहीं का वो सारे वो आरोप है। तो देसलदान जी क्या जांच करेंगे? और देशलदान जी को प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कोई ठेकेदार रहे हैं, इन्होंने ठेका लिया है, इन्होंने पुल बनाया है, तकनीकी अधिकारी, इसमें कुछ नहीं है। ये तो देशलदान जी से जांच की बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। मेरा तो जो आपका सोचना है कि किसी तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जानी चाहिए, और सिर्फ उसी के नहीं, आप तो ये कहो कि पूरे उसमें पता कराए एलिवेटेड रोड में कि किस तरह की सामग्री और किस रेशों का माल लगा है और कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ गिर सकते हैं, कहाँ गिरने की संभावना ज्यादा है। मिट्टी की जब सैंपलिंग होती है ना, तो उसमें फटक पता चल जाता है कि किस रेशो में सीमेंट मिलाई गई थी, किस रेशो में बजरी मिलाई गई थी और सरिये किस स्टैंडर्ड के लगाए गए हैं। ये सब जब उसकी जांच में सामने है, आपने देखा होगा कि जब एलिवेटर के पिलर खड़े करने से पहले उसकी मिट्टी की जांच की गई थी, तो भाई जैसा आपने बताया भी कि वहाँ जो जमीन वो पास में जो एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसमें दिक्कत आ गई थी, तो भैया आपने फिर जमीन की जांच क्या की थी? नहीं, कहीं कुछ नहीं। आपने सरफेस कैसे बनाया था? आपने मतलब यूं ही है जो भर्ती भर के और अब पिलर्स खड़े कर दिए और आपने एलिवेटर इनका मूल नक्शा, जो मूल नक्शा था एलिवेटेड रोड का, उसकी ही जांच हो जाए तो मालूम चल जाए कि किस किस तरीके से भ्रष्ट लोगों ने, शहर के प्रभावशाली दमदार लोगों ने, और किस तरीके से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हुए कहाँ तीसरी भुजा उतार दी, कहाँ पुल को बीच में उतार दिया, जबकि पुल तो पूरा गवर्नमेंट कॉलेज पर उतरना चाहिए था, बीच में कहीं उसका वो नहीं होता। अब आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि बाटा चौराहे पे इनको वो ब्रिज आगे ले जाकर मार्टिन ब्रिज से मिलाना चाहिए था। आज उन्होंने बाटा चौराहे के उधर नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ प्रेम जी, ये भी नहीं है बात, मार्टिन ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए था, मतलब नीचे मार्टिन ब्रिज चलता रहता बाकायदा और उसके ऊपर से वो जाके गवर्नमेंट कॉलेज पे उतरना चाहिए था। ये है मूल इसका मूल प्रांत। अब इन्होंने क्या किया, बाटा चौराहे पे उतारे, बाटा चौराहे के वहां मित्तल मॉल पे उतार दिया, मित्तल मॉल पे उतार दिया। जिन लोगों को फायदा देना है आप दे रहे हैं। मार्टिन ब्रिज से उतरते समय आप देखिए साहब, ट्रैफिक की कितनी मतलब बुरी स्थिति होती है। आपने बाटा चौराहे का जो आदमी जैसे केसरगंज जाना है तो वो मार्टिन ब्रिज से उतर के और जेसी होते हुए फिर केसरगंज की तरफ जाएगा, मतलब उसको घूमने का रास्ता ही नहीं मिला। आप अगर इसको सीधा मार्टिन ब्रिज के ऊपर से ले जाते तो नीचे से जा सकते थे, नीचे से आराम से जा सकते थे। बिल्कुल जो यातायात सुगम होना चाहिए था वो इन्होंने बुल को टेढ़ा कर दिया। क्या सोच के इन्होंने डिजाइन बनाया? अब आपने सब डिजाइन बना, डिजाइन पे आपत्ति कर, अब आपके आपत्ति करने से क्या होगा? आपको उसी समय आपत्ति करने और जिस दिन प्रेम जी अगर ये गिर गया ना पुल, जिसकी संभावना है 90% है गिरने की, क्योंकि जिस तरीके से धूसता है, हिलता है। और आप ये देखिएगा कि आज तक संसार का कोई ऐसा ओवरब्रिज नहीं होगा जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर हो। स्पीड ब्रेकर तब होते हैं जब आपको लगता है कि ना एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट मतलब आपको तो वन वे है, वन वे पर जाने के अंदर स्पीड ब्रेकर का क्या काम है? लेकिन साहब वो सारा का सारा कर रखा है, यानी कि बिल्कुल किसी तरीके से भी इसको बचाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो इनको क्या जांच, तो अगर आप जांच क्या करेंगे ठेकेदार के खिलाफ? क्या आप ठेकेदार से पूछ लें तुमने किस किस अधिकारी को कितना कितना कमीशन दिया, पता चल जाएगा इसमें कितने आरोपी, कितने अधिकारी आरोपी हैं। बिल्कुल उससे जो ठेकेदार, एक पर्टिकुलर कंपनियां ठेकेदार और कंपनियां बदलती गई, एक दूसरे को देते रहे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको एडवांस पेमेंट देते रहे। अब आप 90% मतलब काम हुआ है 30% और पेमेंट 90%। 250 करोड़ के एलिवेटेड ब्रिज पे 150 करोड़ रुपए लगे, 100 करोड़ रुपए तो बंदरबाट में चले गए। और क्या? अब आप ये देखो क्या स्थिति है, जब 100 करोड़ रुपया बंदरबाट में चला गया तो सुरेंद्र जी भाई साहब इसकी गुणवत्ता क्या होगी, ये तो आप और हम सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एक झटका मिला है। कहते हैं ना कि भगवान अब कुछ बड़ा घटनाक्रम करना चाहता है तो आपको संकेत देता है, चेतावनी देता है। ये चेतावनी है एलिवेटेड ब्रिज की, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में ये ब्रिज, इस ब्रिज से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो। दोस्तों
हमने हमारी चिंता आप लोगों के सामने बात की बात कार्यक्रम में प्रस्तुत की। आपको ये चिंता, आपकी चिंता थी, हमारी भी चिंता है। आज स्थिति यह है, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ प्रेम जी, कि यह स्थिति है कि जब नीचे वाले लोग जाते हैं, अब लोगों ने नीचे से भी निकलना छोड़ दिया है, ऊपर से भी निकलना छोड़ दिया। वो लंबा यात्रा तय कर लेंगे लेकिन उसमें से नहीं जाएंगे। इसलिए यह स्थिति है कि इसको एक बार फिर से गिराकर, हटाकर, बड़ी सावधानी के साथ अगर नया पुल बनता है तो ही ये होगा कामयाब, वरना ये कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दोस्तों, हमारी ये चिंता थी, हमने आप लोगों के सामने रखी। आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।